अपन आर्टिकल 20 को थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। तो आर्टिकल 20 में अपन ने 3 चीजें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समय संरक्षण जो है वो दिया गया है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंस आपने किया है उसके लिए आपके ऊपर कन्विक्शन के प्रोसीजर जो चल रहा है, तो उस दौरान कन्विक्शन जो दी जा रही, सजा दी जा रही है, तो उस समय आपको कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। आपने अपराध कर लिया है या अपराध के लिए दोष जब सिद्ध किया जाता है तो उस समय आपको प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया है। तो पहला मैंने बताया था, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी भी जो क्रिमिनल लॉ है इसका भूतकाल, उसको भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। देयर कांट बी रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी आपने जो अपराध किया है जिस उस समय अगर कोई कानून लागू था तो उसी कानून से आपको सजा दी जा सकती है। किसी कानून को पारित करके और उसको बैकलॉग से पहले जो जो उस कानून का उल्लंघन अगर किसी ने किया है तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, सिविल जो लॉ होते हैं उन पे ये लागू नहीं होता, यानी कि सिविल लॉ को बैकडेट से लागू किया जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। और दूसरा अपने कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध किया है उसकी एक ही बार सजा आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो ऑफिशियल या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है उससे ये आर्टिकल आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। वो कार्रवाई आपके विरुद्ध अलग से की जा सकती है, तो वो क्योंकि उसकी नेचर जुडिशियल नेचर जो है वो नहीं है। और तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पुलिस को उसके लिए सबूत, गवाह वगैरह लाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होना, साइन करना, अंगूठा लगाना, ब्लड सैंपल देना, इस तरह की जो चीजें हैं उनसे प्रोटेक्शन नहीं देता है, यानी कि इन मामलों में आपको पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको जज के सामने खड़ा किया जाता है तब जो है आप कह सकते हो कि मैं निर्दोष हूं और आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ ही नहीं बोलूंगा, पुलिस सब सिद्ध करे, देखें। ठीक है, तो इसी तरह से अपन ने देखा कि ये जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है कि अपराध के बिना किसी व्यक्ति को सजा, इसका मतलब यही है कि आपने अपराध का मतलब ये कानून तोड़ना, और कानून कोई है ही नहीं और आपने कोई काम किया है तो आपने कानून तोड़ा ही नहीं है, तो आपको सजा नहीं दी जा सकती। तो 2 मामलों में ये प्रोटेक्शन नहीं मिलता। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में पढ़ेंगे क्या होता है। निवारक निरोध, किसी व्यक्ति पर संदेह है कि ये अपराध कर सकता है तो करने से पहले अपराध को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। पोटा, टाडा, मीसा, रासुका, ये जो कानून थे जिसके तहत, तो उसके तहत डाला जा सकता है, डाला जाता है उन कानूनों के तहत, तो ये आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन नहीं देगा। या किसी व्यक्ति को थ्रेट है और उसने शिकायत की और वास्तव में आप उसके लिए थ्रेट बन रहे हो तो आपको नजरबंद वगैरह किया जा सकता है। तो इसी तरह से जो है, चलिए ठीक है, तो ये था आर्टिकल 20 जो कि मैंने शॉर्ट में बिल्कुल रिवाइज कर लिया। और अब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 2 जो है ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देता हूँ आर्टिकल 21, क्योंकि 21 बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कल पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person can be deprived from life and personal liberty without or except the procedure established by law. किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राणों और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि कानून की प्रक्रिया से किसी को जेल में भी रखा जा सकता है, और अगर उसने बड़ा अपराध किया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे फांसी दी जाती है तो उसे प्राणों से भी वंचित किया जा सकता है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जो है उसे ये इन दोनों स्वतंत्रताओं से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमने देखा कि कालांतर, ये पहले आर्टिकल में तो इतनी सी बात लिखी हुई है, लेकिन 2 केस थे, एक गोपालन केस 1950 और मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन दी, इसकी व्याख्या की। तो पहले हमने देखा कि एक गोपालन केस जो था, गोपालन केस, गोपालनवाद
गोपालनवाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की नैरो इंटरप्रिटेशन जो है वो ली, नैरो अर्थ में जो है संकीर्ण व्याख्या में लिया इसे। कैसी व्याख्या? संकीर्ण व्याख्या, नैरो इंटरप्रिटेशन ली। और इसके तहत इसने माना कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती, जबकि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है, जबकि इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। यानी विधायक एग्जीक्यूटिव ने जो है, कार्यपालिका ने कानून की जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया है या नहीं किया है, जैसा कानून है वैसा ही काम किया है एग्जीक्यूटिव ने या नहीं किया है, उसके इसकी व्याख्या करेगा। जबकि विधायिका का काम, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, तो इसने कैसा कानून बनाया है, क्या वह कानून जो है अनरीजनेबल, अनजस्ट और अनफेयर तो नहीं है, इस चीज़ की जांच नहीं कर सकता। जैसा भी कानून है उसका पालन करना पड़ेगा न्यायपालिका को, और न्यायपालिका भी उस कानून के अकॉर्डिंग चलेगी। इसके साथ ही तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसकी व्याख्या इस रूप में की, और इसके साथ ही इसमें एक टर्म था प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में इसमें माना कि जस्ट जीवित रहना, इसका ही मतलब होता है कि जैसे तैसे भी व्यक्ति जीवित रहता है वैसे जीवित रहता है, किसी व्यक्ति को मारा नहीं जाना चाहिए और उसे जेल में नहीं डाला जाना चाहिए। अगर सरकार किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करती है बिना कानून के और किसी को भी जेल में नहीं डालती है, तो इसका मतलब उसको ये अधिकार प्राप्त हो रहा है, वो भले कैसा ही जीवन जी रहा है। फिर दूसरा जो केस था मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद ये कब की बात है? 1978, आपातकाल के जस्ट बाद। तो जैसा कि मैंने बताया होगा कि इनके पासपोर्ट वगैरह जो है वो जब्त कर लिए थे सरकार ने, कि कहीं इंदिरा जी के परिवार के सदस्य जो है जिनके ऊपर आपातकाल के दौरान इन्होंने जो शक्तियों का दुरुपयोग किया था, उनके लिए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो चल रही थी, तो कहीं ये विदेश भाग न जाए, इसलिए इनके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिए थे सरकार ने। तो इस वजह से ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, और न्यायालय ने जो है वो फैसला जो दिया, इस फैसले में इसकी एक तो आर्टिकल 21 की पहले की बजाय व्यापक व्याख्या दी। आर्टिकल 21 की कैसी व्याख्या दी? व्यापक, वाइडर इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट टुक द वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, व्यापक, और पहले वाले पूर्ववर्ती जो निर्णय था उसको उलट दिया, कहा कि हमने जो पहले कहा था वो इतना सही नहीं था, लेकिन अब हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है। फिर कहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो उन्होंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इसका मतलब हमने पहले गलत निकाला था। पहले हमने कहा था कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के कार्यों को रिव्यू नहीं कर सकती, जबकि ऐसा नहीं है। अगर लेजिस्लेचर भी जो ऐसा कानून बनाती है जो अनरीजनेबल है, अनजस्ट है और अनफेयर है, तो न्यायपालिका उस कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इट मीन्स नाउ जुडिशरी कैन रिव्यू द आर्बिट्रेरी एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, एंड कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा तो पहले भी कर ही सकती थी। पहले भी कहा था कि कार्यपालिका कानून के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो कर ही सकती है न्यायपालिका। लेकिन विधायिका ने जो कानून है वो कैसा बनाया है, मानवता के आधार पर बनाया है कानून या नहीं बनाया है, प्रकृति का जो न्याय है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाया है या नहीं बनाया है। और अगर विधायिका ऐसा कानून बनाती है जो प्राकृतिक न्याय के अगेंस्ट हो, नैसर्गिक जो न्याय है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, और वो अनरीजनेबल, अनजस्ट और अनफेयर है, अतार्किक, अनुचित और अन्यायपूर्ण है, तो उस कानून को मानने के लिए न्यायपालिका बाध्य नहीं है, और वो उस कानून को रिजेक्ट कर सकती है या उस कानून की व्याख्या अपने हिसाब से जो है वो कर सकती है।
तो इस तरह की जो थ्योरी है उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो इस तरह से मेनका गांधीवाद में आर्टिकल 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अर्थ को उलट दिया और उसके स्थान पर अब जो है विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसका जो अर्थ है उस अर्थ में इसे लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब दूसरी जो बात थी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, तो पहले तो कहा था कि सिर्फ जीवित रहना, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशुओं की तरह जीना नहीं होता है, ठीक है। केवल सांसें लेना जीवित जीना नहीं है। जीवन का मतलब है एक मानवीय गरिमा के साथ जीवन, लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। और एक हर एक व्यक्ति का, ये राज्य का कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन दे जो एक अर्थपूर्ण हो, जो पूरी तरह से कंप्लीट लाइफ हो, मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग हो, जिस जीवन का महत्व होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जीवन जो है वो होना चाहिए। और अगर ऐसा जीवन राज्य उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है तो इसका मतलब राज्य अपने नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करने में असक्षम है। और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि नागरिकों को एक कंप्लीट, मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग जैसा जो है वो जीवन प्रदान करे, और वो सारी सुविधाएं प्रदान करे राज्य जनता को या लोगों को, जिससे कि आर्टिकल 21 की रक्षा हो सके, प्रोटेक्शन जो है वो हो सके। और मीनिंगफुल और कंप्लीट और वर्थ लिविंग जीवन के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो वो करीब 35-36 जो है वो विशेषताएं बताई है सुप्रीम कोर्ट ने अब तक, कि ये चीजें जो है वो व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अब किसी ने पूछा था कि सर क्या ये सारी एज इट इज याद करनी जरूरी है? एज इट इज याद तो अगर मुझे कहो अभी कि मैं सारी की सारी बता दूं तो मुझसे भी अभी नहीं बताई जाएगी, लेकिन 3-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको एक हल्का आइडिया आ जाएगा। और प्रीलिम्स में आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा कि निम्न में से आर्टिकल 21 के तहत कौन सी चीज नहीं आती है या कौन सी चीज आती है, तो उनमें से लिखी हुई होगी, तो आपके 3-4 बार पढ़ी हुई होगी, तो आपके सामने आते ही आप चीजों को पहचान लोगे, तो वो पता चल जाएगा। जो अलग से हटके होगी वो बिल्कुल इरिटेटिंग टाइप की होगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये नहीं है आर्टिकल 21 में। तो ये था आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। तो ये था आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। और सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा व्याख्या कौन से आर्टिकल की है या कौन से आर्टिकल को सबसे ज्यादा एलोबरेट किया है, तो सबसे ज्यादा एलोबरेट 21 को किया है, जो लिखा हुआ इतना सा था और अब फैल के इतना बड़ा जो है वो हो गया है आर्टिकल 21। शिक्षा का ये आर्टिकल जो है 21A, जो कि बाद में जोड़ा गया है, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। और ये उस समय जब हम तैयारी करते थे तब की बात है, 2002 में जो है वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष से लेके और 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। और इनको कैसी शिक्षा? निशुल्क, यानी कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, और कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो पढ़ ही नहीं रहा है तो हम क्या करें। कई माता पिता होते हैं ना, हम गांव में जाते हैं अपन लोग और कहते हैं कोई बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, तो माता पिता को अपन कहते हैं कि अरे भाई बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, अब सब पढ़ता ही नहीं है तो हम क्या करें। जबरदस्ती तो स्कूल भेज नहीं सकते, ठीक है, जाता ही नहीं है स्कूल, हम तो कहते हैं इसको। तो ऐसे कैसे सरकार के साहब, हमने तो सुविधा उपलब्ध करवा दी है, अब घर वाले भेजे, पढ़े नहीं पढ़े तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे, इस तरह के संसाधन उपलब्ध करे कि अगर स्कूल दूर है, इस वजह से नहीं जा रहा है,
बच्चा जा पा रहा है तो घर के नज़दीक कैसे विद्यालय जो है वो किया जा सकता है। माता पिता जागरूक नहीं है, इस वजह से नहीं जा पा रहा है बच्चा, तो माता पिता को जागरूक किया जाए। तो ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बदलाव किए गए। एक तो आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, अपन ने देखा आर्टिकल 21 पढ़ा था, तो उसमें जो 35-36 तरह की जो सुविधाएं थी, अधिकार थे जो दिए थे, उसमें राइट टू एजुकेशन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू एजुकेशन पहले इन्वॉल्व था। ठीक है, तो आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 45, तो आर्टिकल 21 ए में जो जोड़ा गया है ये एग्जैक्ट यही लैंग्वेज पहले आर्टिकल 45 के अंदर जो डीपीएसपी है, क्या है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है। तो इस डीपीएसपी में पहले से ये इंक्लूड था और यही लाइन लिखी हुई थी कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पर चूंकि हम जानते हैं कि डीपीएसपी में लिखी हुई बात सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग फॉर द गवर्नमेंट और स्टेट। ठीक है, तो इसलिए वो बाध्यकारी नहीं थे। और जब ये चीज फंडामेंटल राइट्स में आ जाती है तो नाउ स्टेट इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट इट। अब राज्य बाध्य है इसे लागू करने के लिए, तो इसलिए अब सरकार को इसे लागू करना ही पड़ेगा। तो पहले ये लाइन थी, अब वहां से ये लाइन हटा के और यहाँ डाल दी 21A में, तो वो खाली हो गया 45। तो क्या आर्टिकल 45 खाली है? नहीं, अब यहाँ पे 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए व्यवस्था की गई। 6 वर्ष तक के, 6 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं इनकी आरंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए स्टेट। तो आर्टिकल 45 पहुंचेंगे तब आपको ये याद होना चाहिए कि उसमें पहले ये था जो 21A में है, अब उसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को। इसी तरह से तीसरा जो बदलाव, इसी संशोधन की बात कर रहे हैं, ये भी 45 से हटाना भी इस 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। आर्टिकल 51A में भी बदलाव किया गया। आर्टिकल 51A में कर्तव्य दिए गए, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। इस ड्यूटी में पहले 10 कर्तव्य थे। कितने थे? 10 कर्तव्य। इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें पेरेंट्स का ये कर्तव्य, गार्जियंस का, ये पेरेंट्स या गार्जियंस जो भी है उनका ये कर्तव्य है कि उनके जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो उनको जो है वो स्कूल भेजे और शिक्षा उपलब्ध कराए दिया। पर चूंकि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी आर्टिकल होता है तो उसकी लैंग्वेज तो लिमिटेड होती है। अब उसको अब उपलब्ध कराने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, पूरी योजना होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया गया। आरटीई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन होता है और आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये कब पारित किया गया? दो एक्ट का नाम 2009 है, बिल का, क्योंकि 2009 में ये बिल पेश हुआ था तो कई बार एक्ट का नाम जो है वो 1 साल पहले का होता है और वो लागू 1 साल बाद होता है। एक्ट का नाम वो होता है जिस साल में बिल पेश किया जाता है, तो वो ईयर जुड़ जाता है उसके साथ में। ये 2009 में पेश किया गया था और पारित किया गया, और इसमें ये प्रोविजन था कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होगा। इट विल कम इन फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। तो आरटीई जो कानून है वो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। इस कानून में अगेन यही बात लिखी गई है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं
उनको निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सरकारी विद्यालयों के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी बड़ी संख्या में हैं, उनमें भी जो गरीब बच्चे हैं उनको कैसे तवज्जो दी जाए, महत्व दिया जाए। तो इसके लिए ये प्रोविजन किया गया कि जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनमें 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। प्राइवेट स्कूल्स हैव टू गिव एडमिशन, हैव टू प्रोवाइड एडमिशन 25% पुअर चिल्ड्रन। अब इसमें ये देना जरूरी है।